देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, लेकिन अगर 1 महीने में भी समझ में आ गया तो ये ज़रूर समझ लीजिएगा कि समझ में नहीं आया है। क्या बात है, ऐसी भी क्या बात हो गई, हम तो आईआईटी क्लियर करके बैठ गए हैं। तो ये बात यही है जो समझाने का प्रयास है। कर्तापने का भूत कैसे उतरेगा, आप कर्ता नहीं हो। आपने तो एमबीबीएस भी कर ली है, बैंक का पेपर भी क्लियर कर लिया है, तो कैसे समझ में आएगा कि आप कर्ता नहीं हो, आप ज्ञाता दृष्टा हो? नहीं आएगा। अच्छा, कितना समय लगता है? जन्म लगते हैं, काल चक्र लगते हैं, बहुत बहुत समय लगता है। अच्छा, एक जन्म में किसी ने आईआईटी भी कर ली और एमबीबीएस भी कर ली सेम ही जन्म में, और वो फुटबॉलर भी बन गया, क्रिकेटर भी बन गया और बिजनेसमैन भी बन गया, सारे प्रोफेशंस कर लिए। ये फिर भी पॉसिबल है, लेकिन ये कुछ वर्गणाओं की जो भाषा है, जो केवल ज्ञान में दी गई है, केवल ज्ञानियों के द्वारा, ये एकदम से पकड़ में नहीं आ पाती, क्योंकि कर्तापने का भूत ये समझ में नहीं आने देगा। ऊपर जैसे अभी पंखा लगा है और इस पंखे को वहम पड़ जाए कि इसके कारण जो नीचे लाइट जल रही है वो लाइट का कर्ता है, तो अब इसके आगे जो भी नॉलेज होगी वो मिथ्यात्व होगा। अगर आप में से किसी को ये लग जाए कि आपके कानों के कारण माइकल जैक्सन गाने बनाता था, आपके कानों ने उसके गाने बनाए, वो आवाज़ें बनाई, आपके कानों ने मृदंगम बनाया, आपके कानों ने तबला बनाया, आपके कानों ने जो सत्संग कीर्तन हो रहे हैं गुरुद्वारे में वो आपके कानों ने बनाए हैं। ये धारणा प्रकट हो जाए, अगर ये धारणा, ये बिलीफ सिस्टम्स हो जाएं, तो अब इसके बाद जो भी नॉलेज होगी वो परफेक्ट नहीं होगी। अगर बिलीफ सिस्टम सम्यक नहीं है तो नॉलेज इसके आगे जो भी आएगी वो परफेक्ट नहीं होगी, वो मिथ्या दृष्टि होगी। कैमरा फेस के सामने नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपका शायद जूम हो रखा है, आप जूम आउट करेंगे तो आ जाएगा, है ना। और ये कान का आप समझ रहे थे। दूसरी चीज़, जैसे आप सोचने लग जाएं, ध्यान दीजिएगा जो अभी हम कह रहे हैं, कि आप की आँखें जो सामने पहाड़ है वो बनाती हैं। पहले आप ये समझो कि आपकी आँखों से जो पहाड़ आपके जानने में आया, तो क्या आपकी आँखों ने मनाली बनाया, शिमला बनाया, माउंट एवरेस्ट बनाया? क्या आपकी आँखों ने कुछ भी बनाया? आपके कानों ने भी कोई म्यूज़िक नहीं बनाया। आपके कानों के माध्यम से आपने संसार को जाना, आपकी आँखों के माध्यम से आपने संसार को जाना। आपकी जो पहली इंद्री है, जो हर एक जीव के पास होती है, जो एक इंद्रिय जीव है ना, जैसे प्लांट्स हैं, उनके पास टच की इंद्री होती है, तो उन्होंने संसार को बस टच से जाना। उनमें 10 प्राण नहीं हैं, उनके प्राण कम हैं। मनुष्य पे 10 प्राण हैं, उन्होंने कम जाना संसार को। एक इंद्रिय उन पे, प्लांट्स में कान नहीं होते ना, एक ही इंद्रिय है बेसिकली, टच की इंद्रिय होती है। फिर जो दूसरी, जैसे सीशल हैं, सीशल, तो उनके पास 2 इंद्रियां होती हैं। उन्होंने 2 इंद्रियों से संसार को जाना। फिर त्रिइंद्रिय जीव हैं जिनके पास तीन इंद्रियां हैं, जैसे कि मच्छर, मक्खी, इनमें से जो भी होते हैं 3 इंद्रिय, बहुत सारे होते हैं। इंसेक्ट्स अधिकतम त्रिइंद्रिय ही होते हैं। उन्होंने तीसरी इंद्रिय कौन से खुल जाएगी आपकी? आप नीचे से शुरू करेंगे, टच से शुरू करते करते आप टेस्ट, ये दूसरी इंद्रिय आएगी, और आवाज़ निकालने की क्षमता, ये भी दूसरी इंद्रिय आ गई। क्योंकि जब आप चबाएंगे तो आपसे आवाज़ निकलना शुरू हो जाएगी। भाषा नहीं बोला और सुनने की क्षमता नहीं बोला, आवाज़ निकलना शुरू हो जाएगी आपके चबाते वक्त। तो ये दूसरी इंद्रिय हो गई, टेस्ट और टच, ये टेस्ट और साउंड, स्पीच।
फिर आप और ऊपर जाओगे तो और ऊपर जाते क्या आता है, स्मेल। ये मुंह के ऊपर नाक आ गया ना, तो ये थर्ड इंद्री होती है। जो तीसरी त्रिइंद्रिय जीव है उनके पास, उन्होंने संसार को तीसरी इंद्री से भी जाना, पहली इंद्री से भी जाना, दूसरी से भी, तीसरी से भी जाना। और अब जो चौथी इंद्री है, अब नोज़ के बाद क्या आता है, नोज़ के बाद आइज़ आती है। नोज़ सिंपल सा ऑर्डर है, नोज़ के बाद आइज़ है। तो आइज़ के माध्यम से भी संसार को जाना। इन किसी भी इंद्री ने संसार को नहीं बनाया। सरल, अभी तक तो बहुत ही सरल है। अब जो पांचवी इंद्री है, जो सबसे अंत में खुलती है, किसकी खुलती है, सिर्फ मनुष्य के पास है, देवी देवताओं के और नारियों के, त्रियंश के पास है, इंसेक्ट्स के पास नहीं है ना, इंसेक्ट्स के पास नहीं है सुनने की एबिलिटी। पंच इंद्रिय के ही पास है सुनने की, कान की इंद्री, पांचवी इंद्री जो सबसे कीमती इंद्री है, मति श्रुत ज्ञान में जो आखिरी इंद्री है सुनने की। तो अब सुनने से भी संसार को जाना। कानों की इंद्री से आप इंटरेक्ट कर पाओगे, आप दूसरे को समझ पाते हो, उससे बातचीत कर पाते हो, बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं। आप जब चिंतन करोगे तो आपको अपने आप समझ में आता जाएगा। ये आखिरी इंद्री मति श्रुत की पांचवी इंद्री से जाना। अब इसके आगे आता है सबसे बड़ा वहम, यानी कि सबसे बड़ी मिथ्या दृष्टि, यानी कि सबसे बड़े माया का पर्दा, यानी सबसे बड़ा इल्यूजन। और इल्यूजन यानी कि जो एग्जिस्ट करता है, पहला गुण स्थान। नकारा नहीं है कि इल्यूजन नकली होता, नहीं, इल्यूजन को पहला गुण स्थान बोलते हैं। वो क्या आता है कि 5 इंद्रियों से मैंने संसार नहीं बनाया, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन मन विचार बनाता है। सबसे बड़ा वहम, मन विचार करता है ना, मन चिंतन करता है। सेशंस में तो आप ही बोलते हो हर बार कि चिंतन करो, चिंतन करो। हर जगह तो सुना है पूरी दुनिया के जगहों में कि चिंतन करना चाहिए, श्रवण मनन निधिध्यासन। मनन कौन बोल रहा है, ये स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग दे रहे हैं, मनन बोल रहे हैं, मनन करो। और इतने सालों से आप भी, मतलब हम यहाँ पर बैठकर यही बोले जा रहे हैं आपको, मनन करो, स्वामी विवेकानंद की बात बता रहे हैं, जिस चीज़ की भी बातें हैं। समायिक में बोल रहे हैं समता भाव पर चिंतन करो। 48 मिनट्स महावीर स्वामी ने समायिक बोला। गौतम बुद्ध ने तो शब्द ही दिया, ध्यान ही हो गया। ध्यान मतलब चिंतन, मेडिटेट करना, कंटेम्पलेट करना। तो कंटेम्पलेट कर रहे पूरी दुनिया तो ये बोल रही है कि मन करता है कंटेम्पलेट, लेकिन ये सिर्फ तब तक रहता है जब तक जन पहले गुण स्थान पे है, यानी कि मिथ्या दृष्टि है। तो जैसे तो कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में है, उससे पूछता है कि पापा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, तो आप क्या क्या बोलते हो उसे, बच्चे कैसे पैदा होते हैं? आप कुछ भी बोल देते होंगे कि पेड़ से टपकते हैं, फ्रिज में से निकलते हैं, कुछ भी बोल दोगे आप, बाज़ार में मिलते हैं। तो बच्चे की पढ़ाई लिखाई ही अलग है। अब ये जो बच्चे को ज्ञान दिया गया, ये झूठ है। झूठ का मतलब, देखिए आपकी दुनिया में झूठ का अलग मीनिंग सेट है, लेकिन शास्त्र में झूठ का अलग मीनिंग होता है। झूठ का मतलब होता है जो परमानेंट नहीं है। अच्छा, ये बॉडी जो आप देख रहे हो ये झूठ है। हमारी बॉडी तो परमानेंट नहीं है, आपकी बॉडी भी परमानेंट नहीं है, तो सब झूठ है। तो झूठ से जब कोई गुस्सेबाज जन होता है, यानी कि रागी द्वेषी, जिससे अनुभव नहीं हो रहा अभी, तो उसे हर वक्त गुस्सा रहता है, तो वो झूठ को द्वेष करने लगता है। झूठ मतलब गंदी चीज़ हो गई, झूठ बोला क्यों इसने। झूठ मतलब जो परमानेंट नहीं है। पहले व्यवहार ने दिया गया तो क्या व्यवहार के बाद निश्चय ने दिया गया और बोल दिया व्यवहार ने मिथ्या दृष्टि। देखिए, अगर 12th क्लास ही पढ़नी थी तो फर्स्ट क्लास क्यों पढ़ाई, ये ऐसा तर्क हो जाता है। क्योंकि राग द्वेषी जो मनुष्य है वो हर चीज़ को लड़ाई झगड़े की दृष्टि से देखता है, अनेकांतवाद की पकड़ नहीं आती। उसे लगता है या तो 12th क्लास ही कराओ, सीधे फर्स्ट क्यों करा रहे हो। प्रक्रिया नहीं जान पाता, संज्ञा ही जान पाता है। उसे स्कूल एक संज्ञा दिखती है, उसे स्कूल एक प्रक्रिया नहीं दिखती। तो झूठ किसी जन को एक संज्ञा दिखती है, एक रुकी हुई एक चीज़ दिखती है,
आप कितने साल के हो, आप बोलोगे 40 साल के। अब 5 साल बाद हम आपसे पूछो आप कितने साल के, आप बोले 45 साल के। तो आप झूठ थोड़ी बोल रहे थे 5 साल पहले, झूठ नहीं बोल रहे थे। हर टेम्पररी चीज़ झूठ है ये। और तो फिर परमानेंट क्या चीज़ होती है? संसार भी बदलता रहता है, परमानेंट तो आत्मा है बस। इसलिए आत्मा को सत्य बोलते हैं। इसलिए कोई जन बोलते हैं सत्य की खोज। सत्य की खोज यानी परमानेंस की खोज, यानी आत्मा की खोज। आप ट्रेडमिल पर नहीं सोते, ट्रेडमिल पर तो नहीं सोते होंगे आप। परमानेंट चीज़ की तरफ जाते हो आप, और परमानेंट और परमानेंट और परमानेंट और परमानेंट स्टेबिलिटी की तरफ जाते हो। तो झूठ रागी द्वेषी, क्योंकि सिर्फ संज्ञा को ही जाने जा रहा है तो सिर्फ प्रक्रिया नहीं दिख रही। झूठ तो स्टेप्स होते हैं। वो झूठ अभी वाला झूठ नहीं है। भाव देखें, आम दृष्टि में झूठ का अलग भाव है और शास्त्र में सत्य और झूठ का अलग भाव है। आम दृष्टि में अहिंसा की अलग गणित है और शास्त्र जो बोल रहा है अहिंसा परमो धर्म, उसमें अलग गणित है। आम दृष्टि में जीव का अलग गणित है, शास्त्र अलग गणित दे रहा है। त्याग अलग गणित है, शास्त्र नहीं, कॉमन सेंस। शास्त्र क्यों बोल रहे हैं हम, कॉमन सेंस अलग गणित देगा आपको। और ये आपका हिंसा, त्याग, दया अलग गणित है। खुशखबरी अलग चीज़ है शास्त्र या फिर कॉमन सेंस में। और गृहस्थ के लिए अलग, विकास अलग चीज़ है, गृहस्थ के लिए अलग है। क्योंकि गृहस्थ संसार को बढ़ाने को खुशहाली समझता है, संसार बढ़ जाए। संसार तो कन्फ्यूजन से बढ़ता है, लैक ऑफ नॉलेज से बढ़ता है। तो ज्ञानी तो नॉलेज की तरफ जाते हैं। अगर आपको हेल्थ की पूरी नॉलेज आ जाएगी, सबको हेल्थ की पूरी नॉलेज आ जाएगी, पूरी नॉलेज हेल्थ की सिद्धि हो गई, एम्ब्रोजियल लब्धि आ गई पूरे मनुष्य जगत को, तो क्या एक भी हॉस्पिटल बचेगा? एक भी हॉस्पिटल, कंप्लीट नॉलेज आ गई हेल्थ की। नॉलेज का मीनिंग आप समझते हो। अब नॉलेज का मतलब शास्त्र में अलग है या फिर कॉमन सेंस में अलग है और गृहस्थ में अलग है। नॉलेज मतलब फ्री अंडरस्टैंडिंग, जो फ्री कर दे आपको। जीवन मरण की अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आप मौत के भय से दूर हो जाओगे। लाइफ की इसे नॉलेज कहते हैं। लाइफ की नॉलेज नहीं है कि आप वहाँ मत जाओ मर जाओगे, वहाँ मत जाओ वहाँ पे शेर है, वहाँ भालू है, नहीं, ये लाइफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है कि आप मरते नहीं, जीवन आपसे अलग है, मरण आपसे अलग है, आप अमर है ना, अमृत है आप। अमृत समझते ना, अमृत आप हैं। तो नॉलेज तो आपसे, संसार आपका गायब हो जाएगा नॉलेज से। सिर्फ हेल्थ की नॉलेज आ गई। अच्छा, मान लेते हैं टेलीपैथी नहीं होती, अगर किसी को लगता होगा टेलीपैथी नहीं होती, फिर भी अगर टेलीपैथी पूरी ह्यूमन रेस पे आ जाएगी तो टेलीकॉम इंडस्ट्री बचेगी? क्यों ही बचेगी? अच्छा, सबकी आंखें सही हो जाएंगी तो चश्मे की इंडस्ट्री, लेंस की इंडस्ट्री ख़त्म, सबका हार्ट से सब ख़त्म, हॉस्पिटल सब ख़त्म। हर किसी को जो चारण लब्धि होती है, चारण लब्धियाँ, ये रिद्धि सिद्धियाँ होती है। चारण सिद्धि रिद्धि है। चारण यानी कि आप पानी में भी चल सकते हो, क्या पता नहीं होती, छोड़ दो। सिद्धि मतलब बेसिकली कंप्लीट नॉलेज होता है, मूवमेंट की कंप्लीट नॉलेज। नॉलेज का मीनिंग भी अलग है। बहरहाल अगर चारण रिद्धि सिद्धि होती है तो आप कभी शिप का यूज़ करोगे? अच्छा, मान लेते टेलीपोर्टेशन भी नकली होता होगा, हमें कैसे पता? हमें कभी, आप जानोगे तो आपको समझ में आएगा, क्या पता होता भी हो और क्या पता ना भी होता हो। अगर टेलीपोर्टेशन आ गया तो सड़कें बचेंगी क्या? सड़कें बच जाएंगी? कोई भी एक भी कार बचेगी दुनिया में? बचेंगी। मिथ्या दृष्टि के पास फिर भी कार बचेंगी क्योंकि मोह हो जाएगा उससे। बहरहाल नॉलेज बढ़ते बढ़ते संसार गायब हो जाएगा, क्योंकि जो गैप है ना आप में और पाकिस्तान में और कश्मीर में और इंडिया में, वो कन्फ्यूजन के कारण है। जितनी नॉलेज आएगी आपको समझ में आएगा कि आप कहीं, आप हर जगह होते हो। आत्मा के प्रदेश और आकाश के प्रदेश एक हैं। नॉलेज बढ़ते बढ़ते संसार की जो चीज़ें हैं उस पर डिपेंडेंसी घट जाएगी आपकी। जब डिपेंडेंसी घट गई तो आप बनाएगा, कोई भी नहीं बनाएगा उससे। इस कारण से पहले मटेरियल कम होता था और नॉलेज ज़्यादा होती थी। आज क्या आप में से किसी के पास भी ऐसा कोई यंत्र है कि जो आपकी
उंगलियों को आपके शरीर में वापस चिपका दे? नहीं है ना आपके पास, क्योंकि आपकी उंगलियां गिर ही नहीं रही, बार बार निकल थोड़ी जाती है आपकी उंगलियां। तो भविष्य में अगर मनुष्य इतना कमज़ोर होने लग जाए कि हर थोड़ी देर में हड्डियां टूट रही हैं, गिर गए तो हड्डियां टूट गई, हर खिलाड़ी भाग रहे हैं मैच में और रोज़ उनके 15 फ्रैक्चर हो रहे हैं, क्योंकि 15 बार गिर रहे हैं खिलाड़ी तो 15 फ्रैक्चर हो रहे हैं। तो अब एक विधि आ गई, विकास हो गया मनुष्य का। क्या विकास हो गया कि फ्रैक्चर को 5 मिनट में जोड़ रहे हैं। तो वो विकास, वो ज्ञान नहीं है। नॉलेज तो आपको फ्री करेगी, आपको मजबूर नहीं बनाएगी कि बिजली पे डिपेंडेंसी हो जाए। नॉलेज से आप आत्मनिर्भर होते हो, आत्मनिर्भर, संसार पे निर्भर नहीं होते। तो जेल होता है, जेल में आप सब कुछ उस पर डिपेंडेंट हो। जेल भी एक सोसाइटी है, जेलर पे डिपेंडेंट हो, वो खाना जैसा देगा वो खाए, भोजन पर डिपेंडेंसी। तो नॉलेज से संसार बढ़ेगा नहीं, है ना। तो अब जब आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो आपको समझ में आएगा किस दिशा में जा रहे हैं। ये इस दिशा में जा रहे हैं कि कन्फ्यूजन संसार बनाता है। नॉलेज से सेटिस्फेक्शन होता है, कन्फ्यूजन से डिज़ायर्स पैदा होती हैं, और डिज़ायर्स एनर्जी है, माया, शक्ति बोलते हो ना, माँ शक्ति। शक्ति ने संसार बनाया, माँ शक्ति के इतने शक्तिज़म जो ट्रेडिशन है वो क्या प्रीच करता है कि शक्ति ही संसार है। बिल्कुल सत्य बात है। तो शक्ति यानी कि माया, महामाया यानी कि डिज़ायर्स, जिस चक्कर में एक आदमी औरत के पीछे भागता है और औरत बच्चे के पीछे भागती है, ये चक्कर चलता रहता है डिज़ायर्स का। तो डिज़ायर्स कन्फ्यूजन के कारण पैदा होती हैं और फिर संसार निरंतर बनता ही रहता है। तो नॉलेज से कन्फ्यूजन ख़त्म, आत्मनिर्भर, आत्मा पे निर्भर। जब आपको नॉलेज आने लग जाएगी तो आपको क्या दिखेगा, ये सारी जो चीज़ कर रहे हैं, कन्फ्यूजन ख़त्म। इंद्रियां दुनिया नहीं बना रही, वैसे ही मन विचार नहीं बनाता, मन विचार नहीं बनाता। मन बस एक इंद्री है, वो विचार नहीं बना सकता। जैसे आपकी आँखें ने पहाड़ नहीं बनाया, वैसे ही मन ने विचार नहीं बनाया। ये कैसी बात हो गई। तो चिंतन तो आप ही कर रहे थे। देखें, ऐसे समझें कि जैसे हमारा हाथ है और इस हाथ पे मच्छर को क्या जानने में आएगा। मच्छर को ये हाथ हूथ कुछ समझ नहीं आ रहा। मच्छर त्रिइंद्रिय जीव है, यानी कि उसके पास 4 इंद्रिय जीव है मच्छर, यानी कि मच्छर के पास कान नहीं है। तो कान तो नहीं है उसके पास, और 4 इंद्रिय जीव के पास, जिसके पास कान नहीं है तो भाषा नहीं हो सकती। कान नहीं है तो भाषा का कहाँ से बनेगी, कैसे भाषा। अब भाषा ही नहीं है तो आप चीज़ों के नामकरण नहीं कर पाओगे, और जब चीज़ों का नामकरण ही नहीं करोगे तो संज्ञाएं आपको जानने में नहीं आएगी। संज्ञाएं, नामकरण हो रखा है हर चीज़ का, भावनाओं का भी नामकरण हो जाता है, संज्ञाएं निर्मित हो रही हैं। तो मच्छर संगी जीव नहीं है, यानी कि उसे संज्ञा से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, मच्छर का मन नहीं है तो मच्छर डिसीजन मेकिंग कैसे करता है। मच्छर का मन नहीं है, मच्छर मेटिंग कैसे करते हैं। मच्छर का मन नहीं है, मच्छर टेम्परेचर को अंडरस्टैंड कैसे कर रहा है। मच्छर फूड को कैसे खोज रहा है। मच्छर पे ये डिसीजन कैसे लिया जा रहा है कि प्लास्टिक पे मैं अपने दांत नहीं गाड़ूंगा और इंसान पे गाड़ूंगा। क्या वो ट्रायल एंड एरर करता रहता है, कभी प्लास्टिक पे गाड़ देता है दांत, कभी लोहे पे गाड़ देता है, फिर कभी इंसान पे गाड़ देता है। नहीं, तो उसमें मन ही नहीं है, वो असंगी जीव होता है, त्रिइंद्रिय जीव असंगी जीव है। तो वो डिसीजंस कैसे लेता है, कौन ले रहा है डिसीजंस। मच्छर अपने बच्चों को, जो उसका लार्वा है, वो पानी में ही कैसे छोड़ देता है, उसे कैसे पता चल रहा है। तो मेटिंग के लिए 4 इंद्रिय जीव है मच्छर, मेटिंग के लिए भी, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए मन की क्या जरूरत नहीं है। जो त्रिइंद्रिय जीव है उनको भी मेटिंग के लिए क्या मन की ज़रूरत नहीं है। हमें तो लगता था मन से डिसीजंस ले रहे हैं, मेटिंग तक के डिसीजंस नहीं ले जा रहे।
देखिए जब पानी के अंदर बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो त्रिइंद्रिय, दो इंद्रिय है, जो अच्छा देखिए आपने वो देखा होगा, पानी नहीं देखा होगा आपने पानी के अंदर का, आपने दीमक देखा होगा, दीमक। तो दीमक के घर बनाता है दीमक अपने, वो तो असंगी जीव है दीमक, तो वो घर कैसे बना रहा है दीमक। आपने देखा होगा चींटियों की कॉलोनीज होती है, चींटियों की कॉलोनीज हैं, और उनमें उनकी जो रानी चींटी है उसके लिए व्यवस्था है। वो कैसे हो रहा है वो सब, उनका तो मन नहीं है, ये क्या हो क्या रहा है। वो घर तक बना दिया एक ने। दो इंद्रिय त्रिइंद्रिय जीव डिज़ाइंस बनाते हैं रेत पे, रेत के अंदर डिज़ाइंस बनाते हैं। मेल डिज़ाइन बनाता है ताकि फीमेल को आकर्षित कर सके। ये देखो ये मेरा घर है, ये सब चल रहा है, कैसे चल रहा है, फीमेल को आकर्षित कर रहा है, किसी जगह फीमेल मेल को आकर्षित कर रही है। ये सजना धजना हो रहा है, जो जैसे इंसान कपड़े शॉपिंग कर रहा है, ये तो जानवर भी कर रहे हैं, और वो भी त्रिइंद्रिय। ये कैसे कर रहे हैं। आपने मोर को देखा होगा, मोर अपने पंख फैलाता है मोरनी को आकर्षित करने के लिए। वो संगी जीव है, वो 5 इंद्रिय जीव है। चलो उसका तो मन विचार कर लेता होगा, उसका मन विचार बनाता होगा, जैसे हम सबका बनाता है, जानने में तो आता ही है ना कि हम विचार बनाते हैं। लेकिन 4 इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, 2 इंद्रिय, ये सब आकर्षित कर कैसे कर रहे हैं। ग्रास होपर को कैसे पता है कि वो ग्रास होपर के पास ही मीटिंग के लिए जाएगा, वो किसी मच्छर के पास नहीं जाएगा। डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं ये। डिसीजन मेकिंग का मन से कोई भी लेना देना नहीं होता। ये सारे बॉडी के लेवल पर ऑपरेट हो रहे हैं। मन बस एक तरीका है संसार को जानने का। जैसे मच्छर के लिए मेरा हाथ सिर्फ एक भोजन है और गर्मी का एक सहारा है, बस। उसे गर्मी के जो रास्ते हैं ना, गर्मी की तरंगे हैं, टेम्परेचर की जो वेव्स हैं, उनमें फ्लो करते 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 वो मेरे हाथ पे पहुंच जाएगा। अच्छा मच्छर की आंख भी फोड़ दो, वो फिर भी पहुंच जाएगा। वो टेम्परेचर को फॉलो कर रहा है, उसमें मन नहीं है। वो कैसे आ रहा है ना, उस पर जीपीएस है। डिसीजंस कौन ले रहा है। डिसीजन कह किसे रहे हो आप। घर बनाने को डिसीजन कह रहे हो, वो तो चींटियां भी बना रही है। किसे कह रहे हो डिसीजन मेकिंग। सुंदर सजने धजने को कह रहे हो डिसीजन, वो तो सारी स्पीशीज करती हैं अपने मेल फीमेल को आकर्षित करने के लिए, मेटिंग के लिए। किसे कह रहे हो डिसीजन कि मैंने लाल लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, ये तो पुराना हो गया, मैं कोई काली लिपस्टिक लगाऊंगी, कि ये डिसीजन मेकिंग। वो तो जानवर भी कर रहे हैं। डिसीजंस कौन से लिए गए आज तक। फिर से अभी ये समझे, बहरहाल वापस डिसीजन पे बाद में आएंगे। मच्छर के लिए मेरा हाथ गर्मी और भोजन, इतना ही उसे जानने में आ रहा है, क्योंकि उसके पास टेस्ट की इंद्रिय है, तापमान की इंद्रिय है। वो संसार को इन 4 तरीकों से ही जान पा रहा है, क्योंकि वो भयानक व्याकुल है। उसके कर्म इतने भयानक है कि वो इतना लिमिटेड ही जान पा रहा है, जिस कारण से उसका सहनन यानी कि सहन शक्ति बहुत ही कम है। मच्छर को आप ऐसे उंगली रख दोगे वो मर जाएगा। ये सहनन होता है। आप सुनते हो ना, कई बार क्लास में हम कहते हैं वज्र ऋषभ नाराज। जैसे बजरंग बली यानी कि वज्र अंग, जिनके वज्र के अंग थे, बजरंग बली। वज्रंग यानी कि बजरंग, जिनका शरीर टूट नहीं सकता, क्योंकि उनके जॉइंट्स, जैसे हमारी बॉडी में 6 प्रकार के जॉइंट्स हैं, अलग अलग जॉइंट्स हैं। आपके एंकल का जॉइंट अलग है, कोहनी का अलग है, लेकिन एक अलग प्रकार के जॉइंट्स होते हैं पहले ह्यूमन बॉडीज़ में। वो पूरे के पूरे घूम जाएंगे, टूटेंगे नहीं। जैसे दरवाज़ा पूरा घूम जाता है, टूटता नहीं। जैसे आपका गर्दन है, गर्दन आपकी लेफ़्ट राइट घूमती है, टूटेगी नहीं, लेकिन गर्दन पीछे नहीं मुड़ सकती। बहरहाल वो अलग जॉइंट्स है, सब कुछ अलग है, क्योंकि उनका सहनन ज़्यादा था और मच्छर का सहनन कम है। मच्छर का सहनन कम क्यों है? क्योंकि इतने बेचैनी के कर्म हैं, तो वो 4 इंद्रिय ही उसके शरीर में निर्मित हो पाई। जानने में इतना ही आ पा रहा है बस उससे।
अब किसी जन के लिए ये मेरा हाथ क्या है? अब उसके पास जन के लिए भाषा भी है, जान पा रहा है वो भाषा को, कान है क्योंकि मनुष्य के पास, और मन भी है तो जान पा रहा है। कानों से क्या जाना उसने कि ताली बजती है हाथों से, और जो भी जान सकते हैं, तबला बजता है, फ्लूट बजा सकते हैं, पकड़ सकते हैं चीज़ों को। ये तो कान की इंद्री से जाना। मन की इंद्री से उसने मेरे हाथ की संज्ञा जानी। मन की इंद्री से उसने राग द्वेष की दृष्टि से मेरे हाथ को देखा, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि होने के कारण उसके कर्म है, वो अपने को शरीर मानता है, राग है उसे हाथ से, तो उसे मेरे हाथ से भी राग है। तो कोई जन नहीं चाहेगा कि दूसरे के हाथ में कोई चोट लगे, क्योंकि वो अपने, ये कहाँ का खेल है? मन का खेल चल रहा है। ये मन की इंद्री से वही संसार है जो मच्छर के लिए तो कुछ नहीं समझ आ रहा, उसे मन ही नहीं है, पीड़ा कहाँ से समझ आ जाएगी? वो उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी पीड़ा के लिए, क्योंकि टच की इंद्री है। जैसे वो तो आप पत्थर पानी में फेंकोगे ना, पत्थर को पानी में फेंकोगे तो पानी भी रिएक्ट करेगा। वो तो आप कुल्हाड़ी को पेड़ पे मारोगे, पेड़ भी रिएक्ट करेगा। वो तो आप ताली मारोगे तो आवाज़ आएगी। वो तो रिएक्शंस हैं, लेकिन वो उस रिएक्शन को जान कैसे रहा है मच्छर? वो राग द्वेष है ही नहीं उसको, वो जान ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसको मन का ज्ञान ही नहीं है। मन क्या ज्ञान देता है? संज्ञाएं बना बना कर देता है, कहानियाँ बना बना कर देता है, किस्से कहानियाँ, रामलीला रामायण ये बना कर देता है मन। और इससे क्या होता है, आप उसी संसार को ज़्यादा गहराई से जान पाते हो। जो भाषा वर्गणा चारों ओर फैली हुई है, ध्वनियाँ, नदी की आवाज़ है, चिड़ियों की आवाज़ है, चलो चिड़िया तो मान लेते हैं पैदा करती है आवाज़, नदी की आवाज़ है, पेड़ों की आवाज़ है, लैंडस्लाइड्स हो रहा है, हवा पेड़ों से टकरा रही है, और बहुत सारी आवाज़ है। आप कल्पना कर सकते हैं, हवा हर जगह आवाज़ पैदा कर देगी, पंखा आवाज़ पैदा कर रहा है, रोबोट्स आवाज़ पैदा कर रहे हैं। तो मच्छर तो नहीं जान पा रहा है, लेकिन आप ये सब आवाज़ों को जान पा रहे हो। अब जिसकी मन की इंद्री खुल गई, वो अब कहानियों को भी जान पाएगा संज्ञाओं के द्वारा। तो ये मन होता है। मन विचार नहीं बनाता। विचार क्या है? ये मन क्या है? जो भाषा के वर्गणाएं हैं चारों ओर आवाज़ के रूप में, उसका काम क्या है? मन का जोड़ने का चीज़ों को। आत्मा का क्या काम है? भेद विज्ञान। मन चीज़ों को जोड़ता है। तो दो आवाज़ों को जोड़कर बोलेगा, वहाँ क्या सुर लगाया है। ये सिंगर तो बड़ा खूबसूरत गाता है गाना। मन रागी और द्वेष। मन यानी कि कषाय, क्रोध मान माया लोभ। मान के कारण वो अपनी वाइफ को बोलेगा दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है, या बोलेगा पड़ोसन, जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है संसार को लेकर। ये मन आपको संसार ऐसे दिखाता है। आप संसार को ज़्यादा जानने लग गए हो मन की इंद्री से। बस मन जो आवाज़ के कण हैं चारों ओर फैले हुए, उसको आपको संज्ञाओं के कहानी के रूप में जानने में आ रहा है मन की इंद्री के कारण। जो हम आपको बोल रहे हैं, यहाँ पे तो मच्छर भी सुन रहे होंगे। मच्छर को ये कहानियाँ, किस्से, ये विचार जानने में नहीं आ रहे। आप विचार बनाते नहीं हो मन से, आप मन से विचारों को देखते हो, विचारों को जानते हो, राग द्वेष को जानते हो, क्रोध को जानते हो, ग्रीड को जानते हो, एग्रेशन को जानते हो। अब मन से, अब आंखों से आप पहाड़ नहीं बना रहे, वैसे मन से आप विचार नहीं बनाते। अब ये बात जो अभी तक हुई है, ये आप कैसे एकदम से नहीं मान पाएंगे ना। अगर मानने में आ रही है ये बात, तो कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छे से चिंतन करना, खूब गहरे से। आप कौन करता है? अब चिंतन कौन करता है? आप ही करते होंगे। अभी तो यही रहेगा ना कि हम चिंतन कर रहे हैं। ये सारा का सारा मतिश्रुत ज्ञान हो जाता है। जब तक ये वहम है कि हम करता हैं, ये ऐसी बात है कि हमें लग जाए हम पहाड़ बना रहे हैं, हमारी आँखों ने पहाड़ बनाया। मन विचार नहीं बनाता। मन ज़्यादा गहराई से संसार को जान पा रहा है। जिस दिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे सही होने लगेगी,
आपको मन की धाराएं दिखने लगेंगी। यानी कि अब आपको स्वतंत्रता दिखेगी कि शरीर का मन पर कोई इम्पैक्ट नहीं है और मन का शरीर पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, जिस कारण से आप ये देख पाओगे कि आपका शरीर 4 दिन बाद कहाँ जाएगा और वो कौन सा वक्त होगा जब आपके शरीर और श्वास का तालमेल खराब होगा और मृत्यु प्रकट होगी। मृत्यु किस दिन आएगी ये उस जन को दिखेगा जो अवधि ज्ञान में चले गया है। थोड़ा बहुत तो सबको दिख जाता है, कभी किसी की मृत्यु दिख जाती है, कभी कुछ दिख जाता है। ये तो अगर आप मौन करोगे 4 दिन तो आपको वैसे ही दिख जाएगा। वो तो बात है ही हमारे शास्त्र में, और आपको खुद ही अनुभव करना चाहिए। शास्त्र की कोई महिमा नहीं करनी है, ज्ञान की महिमा करनी है। शास्त्र तो क्या पता झूठ हो सारे, शास्त्र की कोई महिमा नहीं है, ज्ञान की महिमा है। तो आप कभी करोगे 3 दिन चुप रहोगे या भोजन छोड़ोगे तो आपको खुद ही जानने में आएगा। आपके स्वप्न में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने में आएंगी, जो हो चुका है, होने वाला है, कुछ भी। मृत्यु दिख सकती है किसी की, जो भी आपके सामने विचार आएगा वो भविष्य के होंगे। तो ये जानना है, खुद जानना है। ये खुद जानने से ही जानने में आएगा। शास्त्र में नहीं श्रद्धा रखनी, ना तो कि बिल गेट्स पे श्रद्धा रखनी है और ना ही शंकराचार्य पे श्रद्धा रखनी है, ना ही तो अपनी टीचर्स पे श्रद्धा रखनी, ना ही किसी और पे श्रद्धा रखनी, पंडित पे। जानो, लेकिन जानो, ज्ञान पे श्रद्धा रखो। अगर ज्ञान का जानने का समय नहीं प्रकट हो रहा है, क्योंकि अभी तो हम ये जान रहे हैं कि हम करता नहीं, लेकिन अभी फिर जानते रहो। कौन हो फिर आप? जानो इससे। अगर समय नहीं है तब कह दिया जाता है कि जब तक समय नहीं है तब तक, जब ये बोला जा रहा है कि मांस मत खाओ तो मत खाओ। जिस दिन हिंसा अहिंसा जानने में आ गई तब जो करना कर लेना। तो जब तक जानने में नहीं आ रहा तब तक मत खाओ, ये काम मत करो, ऐसे बोल दिया जाता है। खुद जानना है। ये तो मन की बात। अब मन से जब आप भेद कर लिया, शरीर अलग है, मन अलग है, और आपकी श्वासोच्छ्वास वर्गणा भी अलग है। श्वासोच्छ्वास वर्गणा आपके शरीर में फेरबदल नहीं कर सकती। अगर मोह की दृष्टि है, सिर्फ तभी आपको फेरबदल होते हुए दिखेगा, एक से दूसरे के कारण और दूसरे में तीसरे के अंदर। आपकी श्वास अगर मोह है, सिर्फ मोह, यानी कि ये मनोवर्गणा के हिस्से हैं। दर्शन मोह, चारित्र मोह, क्रोधमान मायालोभ, जो कषाएं हैं, जो ग्रंथियां हैं। मोह की दृष्टि यानी कि मैं मनुष्य हूँ, मैं नहीं मानता आत्मा उतमा, मैं मनुष्य हूँ, मेरा अस्तित्व मेरे शरीर के साथ ख़त्म हो जाएगा, मेरा अस्तित्व मेरे शरीर से बना है और शरीर हूँ मैं तो बस। तो ये मोह की दृष्टि से क्या लगेगा कि श्वास शरीर में इम्पैक्ट डालती है, लेकिन श्वास का अपना परिणमन है, मन का अपना परिणमन है, शरीर का अपना परिणमन है। ये दिख गया अगर किसी जन को, पहले तो बहुत वैराग की स्थिति हो तब जाकर ये दिखने में आता है। वैराग का अर्थ है कि आपको खुद में ही राग आ रहा है, बाहर राग नहीं आ रहा। अब आपको बाहर कुछ राग नहीं, आप अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हो, ड्यूटी हो प्रकट हो रही है, आप अपना काम कर रहे हो, जिम्मेदारियां कर रहे हो, लेकिन राग तो आपको बिना ड्यूटी के भी उतना ही आ रहा है, अकेले में भी उतना ही राग आ रहा है, उतना ही आनंद आ रहा है। तो वो वैराग है। तो वैराग बहुत अपने पराकाष्ठा पे पहुंचता है, तब ये जानने में आता है स्पष्ट रूप से कि शरीर का परिणमन अलग है, जिसका निष्कर्ष होता है अब आपको शरीर की साइकिल्स दिखती हैं ऐसे गोल गोल। किस दिन इस शरीर का साथ छूटेगा श्वासोच्छ्वास वर्गणा से। अगर आपका शरीर और श्वास अलग अलग दिशाओं में चले गए, क्योंकि वर्गणा है ना, लहरों की तरह है। ऐसे बिजली के खंभे में आप देखते हो ना, 4 तारे 3 तारे निकल रही होती हैं, एक खंभे से दूसरे खंभे में 3 तारे जा रही हैं। वैसे समझें श्वास और शरीर का संयोग चल रहा है साथ साथ।
जिस दिन श्वास और शरीर का बंध खुल गया, यानी कि ग्रंथियाँ खुल गई, तो आपका नया शरीर फिर कभी नहीं बनता, वो सिर्फ मोक्ष की स्थिति में होगा। अब आपके श्वास और शरीर पैरेलल हो गए, क्योंकि कोई भी अब कंपन नहीं रही। जब कंपन खत्म तो वो कभी मिलेंगे नहीं आपस में, शरीर और श्वास का आसपास कोई लिंक करने, कभी आसपास नहीं गुजरेंगे, क्रॉस ओवर नहीं करेंगे, तो अब नया शरीर नहीं बनेगा। लेकिन मोह की दृष्टि में अभी लगता रहता है कि श्वास से शरीर है, शरीर से श्वास है। शरीर और श्वास अलग हुई, आपकी आयु पूरी हो गई। जब ये तो आपको तभी दिखेगा कि कब शरीर की श्वास से भेद होगा, अलग अलग हो जाएगा, जब अवधि ज्ञान होता है और उसमें आपको अपनी मृत्यु, सबकी मृत्यु, राम असली थे कि नहीं थे, 5 करोड़ साल पहले क्या था, डायनासोर ने किस दिन क्या खाया, किसने क्या किया, पूरा लोक, आपके घर में कितनी चींटियां हैं या जो भी आपको काम की चीज़ें लगती होंगी, सब कुछ अवधि ज्ञान में उपयोग लगाने के बाद जानने में आता रहेगा कि बॉडी किधर जा रही है। आपके 2 दिन बाद आपके पैर किधर होंगे, 4 दिन बाद आपके पैर किधर होंगे, आपकी कौन सी बीमारी प्रकट होगी, कौन सी बीमारी किसके कब ख़त्म होगी, सब अवधि ज्ञान में जानने में आता है। जब पहले अंडरस्टैंडिंग करेक्ट हो कि शरीर और मन का कोई कनेक्शन नहीं होता, वरना जितना भी ज्ञान आएगा मिथ्या परसेप्शन से, मिथ्या दृष्टिकोण से, मिथ्या दृष्टि जब तक रहेगी कि मेरी आँखों ने पहाड़ बनाया या फिर मेरे मन ने विचार बनाया, तो निष्कर्ष क्या होगा, मिथ्या दृष्टि का मिथ्या ज्ञान ही रहेगा और हर कन्फ्यूजन पैदा होता रहेगा। अंत में ऐसे समझें कि अगर ये पंखा तो बटन से ऑन होता है यहाँ के, और कोई आपको बोल दे कि नहीं ताली बजाने से ऑन होता है, और आप इसे ही सत्य मान के बैठ गए कि ताली बजाने से ये ऑन होगा, मिथ्या दृष्टि हो गई। तो अब आप पूरा जीवन भर तालियां मारते रहोगे पंखे के नीचे बैठ के, तो कभी भी ऑन नहीं होगा। तो आपको कंप्लीट नॉलेज, पंखे क्या, पंखा ऑन ही करना नहीं आया तो पंखे की नॉलेज कहाँ से आएगी। तो दृष्टिकोण की महिमा है, दृष्टिकोण सही हो तो ऑटोमेटिक ये सब प्रकट होता है। आज से पहले तक आप ये समझ रहे थे कि कैसे सूरज से लेकर आपका शरीर कनेक्टेड है, ये तो समझ ही रहे थे ना आप। सूरज चलता है तो गर्मी, लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर से विंड को खींचा जाएगा, विंड का बहाव स्टार्ट होगा, और विंड का बहाव से बादलों के मूवमेंट होंगे और इवेपरेशन होंगे विंड से, और बादलों के मूवमेंट्स और इवेपरेशन से रेनफॉल पैटर्न, बारिश कहाँ कहाँ होगी, मॉनसून और ये सब होगा, और बारिश कहाँ कहाँ से नदियाँ होंगी, नदियाँ से सिविलाइजेशन कहाँ कहाँ रहेगी, ये होगा, और सिविलाइजेशन यानी कि आपका घर कहाँ कहाँ होगा। तो सूरज तो आपके घर कब कहाँ बनेगा, ये तक महाकारण था, ये महानिमित्त बोले गए, अभी तक तो यही समझा था, और आने वाले समय में भी आप ये भी समझते ही रहोगे। और लेकिन जो आज आप समझा है इसका चिंतन दोहराइए, मन को प्रत्यक्ष ज्ञान में देखिए। आप मन नहीं हो, आप आत्मा हो, आप मन नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा स्वरूप हो। मन को देखना है बस, मन कुछ पैदा नहीं कर रहा, मन बस जानने का एक तरीका है संसार को। मच्छर को ये हाथ भोजन और गर्मी के अलावा कुछ नहीं है। आपके लिए हाथ बहुत कुछ हो सकता है, पढ़ाई लिखाई का काम करता है, खाने बनाने का काम करता है, बहुत सारी चीज़। मच्छर तो खाना भी नहीं बना पाता। तो एक ही चीज़ को कितनी अलग तरीके से देखा जा सकता है अगर मन का ज्ञान हो।